हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एमएलटी ग्रेडेड असाइनमेंट में हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व किया था। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जो कि काफ़ी इजी है और मुझे लगता है कि मशीन लर्निंग का सबसे आसान जो ग्रेडेड असाइनमेंट होगा वो वीक 3 का ही होगा। बिकॉज स्टार्टिंग के वीक्स में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं था, बट अब क्योंकि क्लैरिटी हो गया है कि क्लस्टर्स क्या होते हैं, पीसीए कब रन किया जाता है, कर्नल पीसीए क्या होता है, के मीन्स प्लस प्लस वर्सेस के मीन्स कब यूज़ करते हैं। अगर आपको ये पता है तब तो इट विल बिकम वेरी इजी, लेकिन नहीं पता है तो थोड़ा थोड़ा मैं क्वेश्चन से रिलेटेड होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज मैं ये चाहूँगी कि ये कुछ 5 6 टॉपिक्स हैं, उसके बेसिस पे आई मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे अनदर वीक्स में भी आएंगे और काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज भी रहेगा। तो आप ये अलग से ना एक नोट्स बना लेना इसका कि के मीन्स में क्या होता है, के मीन्स प्लस प्लस कब यूज़ करते हैं। इस तरीके से जो प्रॉपर रहेगा ना तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि कब कब कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना है। ऑल तो ये मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए हमें लिख लेना चाहिए नोट्स। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा हो सकता है कि किसी के लिए मैं स्लो हूँ या किसी के लिए मैं फास्ट जा रही हूँ, लेकिन मेरा अभी मोटिव ये नहीं है कि मैं ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व कराऊँ। मेरा है कि क्विज 1 की प्रिपरेशन हम अच्छे से करें। तो क्योंकि मैंने वीक 2 का असाइनमेंट सॉल्व नहीं करा था तो मैंने वीक 4 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। आप लोगों के लिए मैंने पीडीएफ वगैरह बना लिया है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, नोट्स लिखना है या नहीं लिखना है, वो सारी मैंने एक जगह स्टोर कर लिया है। अब उसे एक जगह कंपाइल करके कंसोलिडेटली आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। और वीक 3 हम आज कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद वीक 4 भी हम डेडलाइन के 1 2 दिन पहले आई होप कि हो जाए, लेकिन हम पहले कर लेंगे वीक 4 का भी। और फिर जब हम क्विज वाले क्वेश्चन करेंगे ना जो क्विज 1 में आते हैं, तो लास्ट टाइम का पेपर भी था, काफ़ी इजी था या काफ़ी हम कहें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड था जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किए थे क्वेश्चन से। लेकिन हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बाकी सारे उसमें हम कॉन्सेप्ट की बेसिस पे सॉल्व करेंगे। जैसे वीक 1 में हमने पीसीए पढ़ा, वीक 2 में हमने यही क्लस्टरिंग, कर्नल पीसीए, के मीन्स, ये सारी जो भी चीज़ें हमने ईएम एल्गोरिदम जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा हम पहले एक जगह समझ लेंगे बेसिक साथ। छोटा सा इंटरव्यू, सॉरी छोटा सा इंट्रो होगा और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड अगेन 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 आई एम सॉरी, बहुत मैं बोलने लग गई थी इसलिए। तो लेट्स सॉल्व। इसमें कह रहा है कि हमारे पास 2 क्लस्टर्स हैं, म्यू वन एंड म्यू टू। म्यू वन एंड म्यू टू हमने पढ़ा था कि ये मीन होते हैं, तो मीन को ही क्लस्टर सेंटर बोलते हैं या सेंट्रॉइड बोलते हैं। टू क्लस्टर C1 एंड C2 एज शोन बिलो। इसमें मैं इमेज पूरी कवर नहीं कर पाई थी, बट आई होप, हाँ, आधा नीचे आधा ऊपर हो गया था, बट कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे, यहीं तक से हम समझ लेंगे, राइट। फिर हमें बोला है कि कंसिडर 4 हाफ स्पेसेस। मैं बता देती हूँ हाफ स्पेसेस क्या होता है। हाफ स्पेसेस अगर आपको कहीं दिखे, हाफ स्पेसेस कैसे लिख रही हूँ, वेयर इज द, दिस इज द पॉइंट, ओके। हाफ स्पेसेस ये रहा। हाफ स्पेसेस बोले या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले या फिर हमें बोले वोरोनॉइड रीजन्स। जब भी हम इन सब की बात करेंगे ना, जब भी ये सारे टर्म्स आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमें एक ऐसा क्लस्टर रीजन्स डिवाइड कर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, वो एक किसी भी लाइन को दो, बाइसेक्ट मीन्स वही कि दो हिस्सों में बांट देता है और परपेंडिकुलर डिवाइड करता है, राइट। और वोरोनॉई रीजन्स में क्या होगा, जहाँ पे जैसे हमने एक क्लस्टर बनाया, ग्रुप बनाया डेटा पॉइंट्स का, और वो कौन से सेंट्रॉइड से, कौन से वाले क्लस्टर के सेंट्रॉइड से क्लोजेस्ट है, हम उसे उस क्लस्टर में असाइन कर देंगे। इसके लिए हम एक रीजन ड्रॉ करते हैं विच कैन बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और उसके थ्रू हम बताते हैं कि कौन से डेटा पॉइंट्स या कौन से सेट ऑफ क्लस्टर्स हैं और वो किस सेंट्रॉइड के क्लोजेस्ट हैं। तो जब भी हाफ स्पेसेस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वोरोनॉइड रीजन के बारे में क्वेश्चन आएगा तो हम बेसिकली ये देख रहे होंगे कि कौन सा ग्रुप या कौन सा क्लस्टर कौन से सेंट्रॉइड के सबसे क्लोजेस्ट है, राइट। अब हम देखते हैं, एक बार हम खुद से सॉल्व करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ खास इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे लगा नहीं, बट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ एक म्यू वन सेंट्रॉइड है, एक ये म्यू टू सेंट्रॉइड है, राइट। और यहाँ से इन्होंने एक लाइन बना दिया विच इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जिसमें देखोगे ना, अगर आप ऐसे ऐसे करके देखोगे तो जितने भी ये लाइन सेगमेंट्स है ना, जितने भी, वो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ही हैं।
और ये या तो हम कहें कि ये वोरोनोई एजेस है या वोरोनोई रीजन्स है, या हाफ स्पेसेस में डिवाइड करें, जिसके राइट साइड अलग डेटा पॉइंट्स होंगे और लेफ्ट साइड अलग डेटा पॉइंट्स होंगे, और हम उसके बेसिस पर असाइन करेंगे कि कौन सा क्लस्टर, कौन सा ग्रुप, कौन से सेंट्रॉइड की सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो देखो L1 से स्टार्ट करते हैं। तो L1 जो होगा, देखो इसके L1 के राइट साइड और L1 के लेफ्ट साइड, आप ये देखो कि इसका अगर मैं मतलब प्रॉपर डिमेंशन या डेटा पॉइंट मेंशन ना भी करूं तो भी ये मुझे ऑब्जर्वेबल, आई मीन इट इज ऑब्जर्वेबल कि ये म्यू1 के ज़्यादा क्लोज है, इसके राइट में भी और इसके लेफ्ट में भी। लेफ्ट में तो ऑब्वियसली इससे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। आप चाहे तो डिस्टेंस मेजर कर सकते हो या कैलकुलेट भी कर सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट ग्राफ की हेल्प से ही बता देती हूँ, राइट। तो ये म्यू1 के ज़्यादा क्लोज है, और म्यू2 मतलब इसके राइट साइड पे देखें, इधर देखें, तो भी ये कहीं ना कहीं म्यू2 से तो क्लोज है, मतलब म्यू2 से तो पास है म्यू1 लाइन L1 के लिए। अब लाइन L2 के लिए देखो, हम इसे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड देके कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइन L1 देखा तो मतलब इसी के ऊपर सारे डेटा पॉइंट्स होंगे, दोनों साइड दोनों रीजन्स को कंपेयर करेंगे, इसीलिए हम इसे हाफ स्पेसेस भी बोलते हैं। अब लाइन L2 को देखो, तो लाइन L2 जो है इसके लेफ्ट साइड देखो, ये ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे अगर मैं इसे अच्छे से प्रॉपरली डिवाइड करके दिखाऊं तो ये जो है ना, ये स्पेस, मुझे लाइन बनाने नहीं आती है, मैं बस ऐसे बता रही हूँ। ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट पे ध्यान देना अभी, ठीक है, अभी जो मैं बताऊंगी। तो आप देखो ये वाला फर्स्ट, ये वाला जो क्वाड्रेंट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको ये देख के भी पता चल रहा है, कि देखने से भी लग रहा है कि जो लाइन L2 के डेटा पॉइंट्स हैं वो ऑब्वियसली म्यू1 वाले सेंट्रॉइड 1 वाले क्लस्टर के यानी C1 से ज़्यादा क्लोजर है एज कंपेयर टू म्यू2 का क्लस्टर, राइट। और इसी के लेफ्ट साइड देखो, ये भी कहीं ना कहीं स्टिल, अभी हम एग्जैक्टली एक्यूरेटली तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि ये म्यू1 से स्टिल क्लोज है। मतलब क्वाड्रेंट 2 में जो भी डेटा पॉइंट्स लाइज कर रहे हैं, मतलब लाई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं म्यू1 के क्लोज है। क्वाड्रेंट 1 में जो डेटा पॉइंट है वो कहीं ना कहीं म्यू2 के क्लोजर है, राइट। अब देखो ये लाइन नंबर 3 देखो, अब लाइन नंबर 3 ये है ग्रीन वाली, इसके लेफ्ट साइड देखो, ये तो ऑब्वियसली इस तरफ से ज़्यादा क्लोज है rather देन दिस साइड। मैं एग्जैक्टली कंपेयर नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैंने इसकी डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करा, चाहे तो कैलकुलेट करके एग्जैक्ट नंबर्स में बता सकते हो कि कौन क्लोज है कौन नहीं है, लेकिन आप देख के ही आइडेंटिफाई करने का सोचो, जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये लाइन 3 है, इसके लेफ्ट साइड तो हमें लग रहा है देखने में कि म्यू1 के ज़्यादा क्लोज है, और इसके राइट साइड अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि म्यू2 के ज़्यादा क्लोज है। बट इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूँ ना, लाइन L1 लाइन L2, अगर जैसे हमने लाइन पहले हम राइट लेफ्ट देख लेते हैं, फिर हम बीच में भी कंपेयर कर लेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन सा डेटा पॉइंट किसकी क्लोजर है। तो लाइन L1 का लेफ्ट साइड और लाइन L2 का, सॉरी L1 का राइट साइड, दोनों ही म्यू1 की क्लोजर है, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया। लाइन 2 के लिए भी मैं 1 ही लिखूंगी, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली क्लोजेस्ट टू म्यू1 सेंट्रोइड देन टू म्यू2 सेंट्रोइड। लाइन 3 के लिए लेफ्ट वाला तो क्लियरली विजिबल है कि लाइन 3 के लिए ये म्यू1 की क्लोजेस्ट है, लाइन म्यू2 से भी क्लोजेस्ट हो सकता है, बट एज आई सेड कि क्वाड्रेंट 2 के अकॉर्डिंग कंपेयर करें, हम दोनों क्वाड्रेंट में देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी म्यू1 के लेफ्ट साइड वाला पार्ट ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो अभी मैं ये वाला रीजन जो राइट साइड वाला है वो मेंशन नहीं करूंगी। और लाइन L4 देखो, इसका तो डिस्टेंस आपको क्लियरली विजिबल है कि ये म्यू2 से बहुत दूर है, और म्यू2 की क्लोज है और म्यू1 से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इट इज़ वेरी फार। और हमें कैसे चाहिए सेंट्रोइड जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हो हमारे क्लस्टर से। अब लाइन L3, अब लाइन के बीच में भी कंपेयर कर लेते हैं कि L1 और L2 के डेटा पॉइंट्स किससे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि लाइन L1 और L2, इन दोनों के डेटा पॉइंट्स क्लस्टर 1 से क्लोजेस्ट है, राइट। इसे मैं जल्दी से इरेज कर लेती हूँ, फिर और क्लियरली समझ आएगा। ये है हमारे म्यू1 से ज़्यादा क्लोजेस्ट। और लाइन L3, L2 और L3 के बीच देखो, ये वाला रीजन देखो, L2 और L3 के बीच ये वाला स्पेस, इसमें भी हमें देख के यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इट इज क्लोजेस्ट टू म्यू1 देन टू म्यू2, राइट। और फिर यहाँ पे देखो लाइन L3 और इसके बीच देखो,
इसके बीच का रीजन इसके बीच हमें लग रहा है कि म्यू2 से ज़्यादा क्लोज हो सकता है। अगर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये म्यू2 से ज़्यादा क्लोज हो सकता है देन टू म्यू1। ये बात हो सकती है। तो हम इस पे अभी हम श्योर नहीं है, बट हम लिख सकते हैं, अभी हम असाइन कर सकते हैं कि L3 के राइट साइड हो सकता है कि ये म्यू2 के क्लोज हो। और L4 के लिए तो मतलब ये काफ़ी ऑब्वियस है कि L4 तो हमारा म्यू2 के ही क्लोजेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा कौन सा लाइन या कौन सा सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स किस वाले सेंट्रॉइड से क्लोजेस्ट है। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस। सो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। ये नीचे का पार्ट मैंने मतलब ऐसे लिख दिया है, आई मीन ऐसे करा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो डिस्टेंस कैलकुलेट करके सॉल्व कर लो, बट आई थिंक कि बिना डिस्टेंस कैलकुलेट भी किए हो जाएगा। तो ऑप्शंस देखो, हमें बोला गया है, क्वेश्चन रीड ही नहीं किया मैंने, पहले एनालाइज कर लिया था। चलो, हमें बोला गया है कि ये कुछ लाइंस है जो कि 4 हाफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी बताया हाफ प्लेन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि राइट या लेफ्ट साइड ये देखता है कि ये कौन सी सेंट्रोइड के ज्यादा क्लोजेस्ट है। नाउ इट इज आस्किंग वेयर वुड द डेटा पॉइंट फॉलोइंग इन क्लस्टर 1 लाई। मतलब क्लस्टर 1 में कहाँ पे सारे डेटा पॉइंट्स लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ L1 के पास है क्लस्टर 1 तो सिर्फ L1 में लाई करेंगे या L2 में लाई करेंगे। हमें सारे रीजन्स को कंपेयर करके तभी हमें बताना है। तो हमें क्लस्टर 1 के लिए देखना है कि कौन से डेटा पॉइंट्स क्लोजेस्ट थे। तो हमने देखा कि L1 के राइट और लेफ्ट दोनों क्लोजेस्ट है, L2 के राइट और लेफ्ट दोनों म्यू1 के क्लोजेस्ट है। दैट इज द क्लस्टर सेंट्रोइड फॉर क्लस्टर 1, है ना। और हमने देखा कि L4 क्लस्टर 2 के सेंट्रोइड से ज्यादा क्लोजेस्ट है। और L3 का लेफ्ट वाला पार्ट ऑब्वियसली म्यू1 से ज्यादा क्लोजेस्ट है, और L3 का राइट वाला पार्ट अगर हम आइडेंटिफाई मतलब क्लियरली ना करें तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि म्यू2 के भी क्लोज है, म्यू1 के भी। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि हम इसे असाइन कर देते हैं कि चलो ये म्यू2 के ही क्लोज है। हम नहीं मानते, हम ये अज्यूम नहीं करते हैं कि ये म्यू1 के क्लोज है, मान लेते हैं कि म्यू2 के क्लोज है। लेकिन हम ऑप्शंस देखेंगे ना तो और क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा सही है, मतलब कौन सा एक्यूरेट आंसर है इसका। तो ये बोल रहा है टू द लेफ्ट ऑफ L1। L1 के लेफ्ट में तो 100% ये जो पॉइंट्स है L1 के लेफ्ट साइड ये तो म्यू1 से ही असाइन है, तो ये तो ऑब्वियसली क्लस्टर 1 में आएगा। बट क्योंकि ये आई मीन MCQ क्वेश्चन है, आई मीन मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सिर्फ सही तो नहीं होगा, दूसरे भी ऑप्शन सही हो सकते हैं बिटवीन L1 एंड L2। ये मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया कि L1 और L2 इसका भी अगर आप देखोगे ना, इसका भी अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो म्यू1 के ही ज्यादा क्लोजेस्ट है और म्यू2 से थोड़ा फार है इसका डिस्टेंस, राइट। तो ये भी करेक्ट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों करेक्ट है। अब बोल रहे हैं बिटवीन L3 एंड L4। L3 देखो, L3 और L4 के बीच में अगर हम मान लें कि ये म्यू1 से ज्यादा क्लोज है, हम देखो हम असाइन कर सकते हैं कि चलो म्यू1 से ज्यादा क्लोज है, बट हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ तक ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टार्ट हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं क्लस्टर 2 के ज्यादा नियर है, क्लस्टर 2 के ज्यादा क्लोजेस्ट है। तो हम ब्लाइंडली ये नहीं बोल सकते कि ये म्यू1 से ज्यादा पास है, ये ऑब्वियसली म्यू2 से ही ज्यादा क्लोजेस्ट होगा। तो अगर मैं इन दोनों के इस रीजन की बात करूं बिटवीन L3 एंड L4, तो ये कहीं ना कहीं C2 से मतलब क्लस्टर सेंटर 2 से ज्यादा क्लोज है रेदर देन क्लस्टर सेंटर 1, राइट। और लास्ट ऑप्शन देखो, ये वाला तो इनकरेक्ट है, ये वाले दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। अब ये देखो टू द लेफ्ट ऑफ L3, लेफ्ट ऑफ L3 मतलब मैंने ऑप्शन में सॉरी मैंने डायग्राम में अभी समझाया कि L3 के लेफ्ट साइड वाले तक तो सारे ही क्लोजेस्ट है। ये देखो, इसे मैं जरा इरेज कर लूं, मेरी ना एक्सप्लेनेशन ना दिन पे दिन गंदी होती जा रही है। चलो अब देख लेते हैं। ये देखो, मैंने आपको समझाया था कि L3 के तो ये ऑब्वियसली ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू सॉरी म्यू1 के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू म्यू2, राइट। ये हमें देखने में पता लग रहा है। हमने बोला कि चलो लेफ्ट साइड वाला क्वाड्रेंट 2 के ज्यादा पास है रादर देन क्वाड्रेंट 1,
तो हमने मान लिया कि चलो ये क्वाड्रेंट 2 को, मतलब उसमें जो क्लस्टर प्रेजेंट है म्यू 1, जो सेंट्रॉइड है पहले क्लस्टर का, उसके क्लोजेस्ट है देन टू म्यू 2। तो इस वजह से इसके पीछे वाले सारे, ये वाला पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन है लाइन 3 के लेफ्ट साइड वाला पूरा रीजन कंप्लीटली म्यू 1 के क्लोजेस्ट है देन म्यू 2 के। तो ऑप्शन में सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट है ना। मैंने आपको बता दिया ये दोनों तो करेक्ट है ही, ऑप्शन 1 और 2 तो करेक्ट है ही, बट मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। तो टू द लेफ्ट ऑफ L3 के लेफ्ट साइड तो सारे ही पॉइंट, सारे ही सेट ऑफ क्लस्टर्स वो कहीं ना कहीं म्यू 1 के क्लोजेस्ट है, या म्यू 1 से ज्यादा पास है, राइट। और इसमें बोला है लेफ्ट ऑफ L2, तो लेफ्ट ऑफ L2 देखो, L1 यहाँ था, L2 यहाँ था, तो लेफ्ट ऑफ L2 तो बात वही होगी ना कि L1 और L2 के बीच के और इसके पहले का रीजन तो ये सारा तो ऑलरेडी कवर्ड हो गया था। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, आई मीन ऑप्शन नंबर 3, कि लेफ्ट ऑफ L3, मतलब L3 रीजन के लेफ्ट वाला तो ऑब्वियसली मतलब 10 बिलियन% ट्रू है वो, 100% सही ही होगा। राइट में हम थोड़ा सा श्योर नहीं थे, डाउट हो सकता है, तो राइट में हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया था कि चलो हम मान लेते हैं कि ये क्लस्टर 2 के क्लोज है। तो भी हमने देख लिया था कंपेयर करके। इसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं, बट अभी मेरा फोकस इस पे नहीं है कि डिफरेंट मेथड्स कराऊं। अभी मेरा फोकस है कि असाइनमेंट हो जाए, देन वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग क्विज क्वेश्चंस, then we will explain, then I will try to explain the concept and theory behind it. Let's see this question. It is one of the easiest question. Which of the following best represent a valid Voronoi diagram? So as I said, whenever we ask for Voronoi diagram or Voronoi regions, we generally look for perpendicular bisectors. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे मान लो ये एक लाइन है, बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड करना, दो हिस्सों में डिवाइड करना, और परपेंडिकुलरली। तो अगर हमें प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पा रही, बट मेरे अनुमान से इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं इस साइड होगा, राइट। इधर से जो मेरा डेटा यहाँ पे जो होगा ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो इस लाइन को 90 डिग्रीज में इक्वली डिवाइड कर रहा होगा। और इसकी मेजरमेंट आप ज़्यादा या कम कैसे भी कर सकते हो, जो कि हमें बहुत छोटी क्लास में ही पढ़ाया जाता था। अब इन्होंने बोले कि के मीन्स एल्गोरिदम रन किया है विद के इक्वल्स टू 3, मीन्स 3 क्लस्टर सेंटर होंगे, है ना। के मीन्स एल्गोरिदम, आई थिंक आपको क्लियर होगा। इसमें 3 क्लस्टर सेंटर है, इसलिए के की वैल्यू 3 है, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, बिकॉज अगर के इक्वल्स टू 3 पे हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाता है, मीन्स उसके बाद का जो क्लस्टरिंग है, उसके बाद का अपडेट या वैलिडेशन, ये सारी की असाइनमेंट्स की हमें नीड नहीं है। अब बोल रहा है कि द डॉट्स रिप्रेजेंट द क्लस्टर सेंटर, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये काफी ट्रिकी था व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, लेकिन ये अब आसान लगेगा क्योंकि अब इसका रीजन मुझे पता चल गया है। ये देखने में काफी सिमिलर लगते हैं क्वेश्चंस। लेट मी शो यू, मैं आपको सारे डायग्राम्स दिखा देती हूँ कि सिमिलर क्यों लगते हैं। ये देखो, अगर आप डायग्राम को देख के बोलोगे ना तो आपको कहीं पे भी डिफरेंस नहीं लगेगा, कहीं से नहीं पता चल पाएगा कि ये क्यों गलत है या क्यों सही है। थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में जब ये क्वेश्चन किया था, मैं अपनी गलतियां बता देती हूँ कि मैंने देखा था ये जो डेटा पॉइंट्स है ना, ये 3 जो क्लस्टर सेंटर्स हैं, ये इसके ज़्यादा पास है, मतलब ये बीच बीच में लग रहा है, तो मतलब ये क्लस्टर सेंटर होगा। मैं इस तरीके से सोचती थी कि जो सेंट्रॉइड है ना, ये ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 है ये। मैं ये देखती थी कि ये इसके मतलब सेंटर में दिखना चाहिए, ये जो रीजन डिवाइड करे ना उसके सेंटर में दिखना चाहिए, अगर दिख रहा है तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा नहीं होता था, हम सिर्फ सेंटर, क्लस्टर सेंटर देख के नहीं बता सकते कि कौन सा डेटा पॉइंट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर या हाफ स्पेसेस में लाई कर रहा है या वोरोनॉई रीजन्स में लाई कर रहा है। हमें इसके लिए एक्सप्लिसिटली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। सो लेट्स ड्रॉ। पहले हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, मैं अभी डॉटेड लाइन बना रही हूँ। आप ऐसे ना मतलब प्रैक्टिस करना अपने नोटबुक में, इस तरीके से डायग्राम बनाना और इस तरीके से लिखना। अब यहाँ पे देखो, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, इट इज समवेयर हियर,
देखो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि ये इधर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन के बीच वाला जो होगा ना कहीं इस साइड होना चाहिए, ठीक है, इस साइड। और इधर का देखो, इधर का इस साइड, और यहाँ से इस साइड। मैं तो अपने पेन को देख लेती हूँ कि मेरा पेन जिस साइड आर्क लगा रहा है उसी साइड सही होगा। अब इधर इसका रीजन इस साइड और इसका बाइसेक्टर इस साइड, राइट। ये कुछ इस तरीके से मैंने इसका ड्रॉ कर लिया। ये एक्यूरेट नहीं है, मतलब सही से लाइंस ड्रॉ नहीं करी गई है, लेकिन ये बस मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, तो ये मैंने ट्रायंगल तो अपने मन से बना लिया। समटाइम्स लेट्स चूज दिस। तो ये देखो, इसका जो ये बाइसेक्टर है ना, जैसे अगर हम सेंटर्स क्लस्टर 1 का सेंटर, क्लस्टर 2 का सेंटर और क्लस्टर 3 का सेंटर मीन सेंट्रोइड, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, दो क्लस्टर को, हम कभी भी तीन क्लस्टर को साथ में ज्वाइन नहीं कर सकते, हमें पेयर वाइज ज्वाइन करना होता है। तो पहले मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ज्वाइन कर लो पहले सारे क्लस्टर सेंटर्स को। उसके बाद एक रफ स्केच बनाओ कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किधर होना चाहिए। ये इस साइड होना चाहिए, मतलब ये जो बाइसेक्टिंग लाइन है ना, जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन यहाँ ना हो कि कुछ इस तरफ आनी चाहिए थी, तब ये बाइसेक्ट करता परफेक्टली। तो क्योंकि ये इसका जो देखो, इसका बाइसेक्टर इधर लाई कर रहा है, इसका बाइसेक्टर इधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, तो ये कहीं से भी इसका एक भी जो बाइसेक्टिंग लाइन है, एक भी लाइन इसका मैच नहीं कर रहा हमारे डायग्राम में जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया उससे। सो फॉर दैट रीजन ओनली ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। आई होप इट इज क्लियर। मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस इसमें मेन कॉन्सेप्ट है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपको ध्यान रहे, क्योंकि वोरोनोई रीजन से एक क्वेश्चन तो आया था लास्ट टाइम, आई रिमेम्बर, बट नॉट फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ वाला मुझे ढंग से याद नहीं है, बट लेट्स सी। तो ये वाला है, इसमें भी देखो, इसमें भी आप सेम स्टेप रिपीट करो। पहले ज्वाइन करो क्लस्टर सेंटर्स को, दो सेंटर्स को एक साथ, ठीक है, पेयर वाइज ज्वाइन कर लिया हमने। अब हम इसका ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मेरे हिसाब से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वे वुड हैव बीन हियर, है ना। इसको कहीं ना कहीं इस साइड होना चाहिए था। आप इसे अच्छे से ड्रॉ करके चेक कर लेना। मैं अपने इसके हिसाब से एंगल आर्क बना बना के मैं चेक कर रही हूँ। मेरे हिसाब से कुछ इस तरफ आना चाहिए। तो अगेन फॉर द सेम रीजन, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर ये जो हाफ स्पेसेस है ना, हाफ स्पेसेस या परपेंडिकुलर इसका जो बाइसेक्टर है, वो इसे कम्प्लीटली बाइसेक्ट नहीं करा, या इस पॉइंट पे लाई नहीं करा है। इट शुड हैव बीन हियर, राइट। अगर मैं इसका एक सेंटर बना दूं तीनों पॉइंट का, तो इसको कहीं ना कहीं इस साइड होना चाहिए था, और ये सारे इसके बाइसेक्टिंग लाइंस होने चाहिए थे। तो जस्ट फॉर द सेम रीजन जो हमने ऑप्शन नंबर 1 में देखा था, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे भी सेम रीजन है, और रीजन है ये देखो, यहाँ हमने ज्वाइन करा, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। देखो मैं रफ 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 सा बना रही हूँ बहुत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हम ऐसे करके हम ड्रॉ कर लेंगे। क्या? नहीं अभी नहीं खाऊंगी। फिर ये हो गया, ओके फाइन। चलो, ये इस तरीके से होना चाहिए। फॉर दैट सेम रीजन ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। अब ऑप्शन 4 ही क्यों करेक्ट है, ये ध्यान से देखना। एक तो पहली बात कि इसके सेंट्रॉइड्स काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं, एडजस्टमेंट में अगर देखूँ मैं तो सही लग रहे हैं, बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मतलब। अब ये मत बोलना कि मुझे आंसर दिख रहा है इस वजह से मैंने इसी जगह पे बाइसेक्ट करा है। आप ये खुद से ट्राई करना कि यही वाला ऑप्शन मुझे क्यों सही लग रहा है, राइट। ये देखो, इसका अगर मैं आर्क बनाऊँ तो कहीं ना कहीं हमने बाकी डायग्राम्स में भी देखा था ना, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से लाई कर रहा होता था। ये परफेक्टली लाई कर रहा है। देखो मेरा पॉइंटर देखना, यहाँ से जा रहा है इधर, फिर इसे देखो यहाँ से जा रहा है इधर, राइट। इसे आप अच्छे से बनाओगे ना, ये सही से इस तरफ ही जा रहा है। और इसका भी देखो, वेट, this should have been here and this should have been here, right। अब देखो इसके जितने भी, अगर मैं बाइसेक्टर लाइन इस पे ड्रॉप करूं, मतलब सॉरी व्हाट इज हैपनिंग,
अगर मैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइंस अगर मैं ड्रॉप करूं, ये देखो, तो ये सेम जगह पे लाई कर रहा है जहाँ पे इन्होंने लाइन बनाई है, राइट। और हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, आप देख लेना कि कहीं ना कहीं वो इस डायग्राम से सिमिलर था जहाँ जहाँ हमने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करा था। ये देखो, हर जगह हमने कहाँ कहाँ बाइसेक्ट किया, तो जो इसके अप्रोप्रिएट है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो है ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमने देखा कि हमने बाइसेक्ट करा लाइंस और वो कहीं ना कहीं क्या काफ़ी ज़्यादा क्लोजेस्ट था या काफ़ी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर था हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ये मेरी इस लाइन से इसे ड्रॉ नहीं हुआ, सो कोई बात नहीं, चलता रहता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पॉइंट्स। ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, इसका सही से मैंने फोटो लिया नहीं है, इस तरीके से आया। ये सेट ऑफ क्लस्टर्स है, ये पहला क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है जो आउटर साइड है, ये इस तरीके से। अब हमें इसमें भी अगेन वोरोनोई रीजन की बात की गई है, वोरोनोई रीजन या एजेस या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें क्या है ना, इस रीजन में हमें देखना है कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, या हम क्या करते हैं बेसिकली, हम ये चीज एनालाइज करते हैं कि अगर कोई चीज या अगर कोई फंक्शन नॉन लीनियर रिलेशनशिप शो करता है, मतलब वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं दिखाता है, लीनियरली सेपरेबल नहीं है, तो हम उसको हायर डिमेंशन में ले जाते हैं, है ना। आप लेक्चर्स को देखना, आप गो थ्रू हो जाना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोअर डिमेंशन टू हायर डिमेंशन जाते हैं। अगर हमारा कोई रिलेशन मान लो कि वो लीनियर नहीं है या लीनियरली सेपरेबल नहीं है, तो हम उसे अज्यूम करते हैं, हम उसे इमेजिन करते हैं कि वो एक हाई डिमेंशन में है और वहां पे हम उसे बाइसेक्ट करते हैं, जिसका सेम रिजल्ट हमें लोअर डिमेंशन, या जिसका लोअर डिमेंशन में अगर बाइसेक्ट करें तो हमें सेम आउटपुट हमें हायर डिमेंशन के लिए भी दिख रहा होता है। इसमें हमें ऐसा ही रीजन ढूंढना है, ऐसा ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ऐसी लाइन सेगमेंट देखनी है जो कि कंप्लीटली इन दोनों को डिवाइड कर दे, हाफ स्पेसेस में बना दे, ये रीजन्स को कलेक्टिवली मतलब डिवाइड कर पाए कि एक वाला डेटा पॉइंट, फर्स्ट डेटा पॉइंट इस साइड इस रीजन में लाई करेगा, टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन या टू द राइट ऑफ द लाइन, इस तरीके से डिवाइड करना है। वो हो सकता है कि एकदम स्ट्रेट लाइन हो, स्लैंट लाइन हो, स्लीपिंग लाइन हो, लाइन कहीं से भी हो सकती है, बट क्लस्टर्स के जो सेंटर्स, आई मीन क्लस्टर्स जो है हमारे डेटा पॉइंट्स है, वो लीनियरली सेपरेबल होने चाहिए। तो वॉरेनॉई रीजन में इसी का मेन इम्पोर्टेंस है, इस कॉन्सेप्ट का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। चलो हम देख लेते हैं हमारे दो ऑप्शंस। ये थे हमारे दो ऑप्शंस। assume that k means is applied on this data set with k equals to 2। यहाँ पे k equal to मतलब क्या है कि सिर्फ दो क्लस्टर सेंटर है या दो सेकेंड टाइम आइट्रेशन के बाद ये हमारा पूरा प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेड टू बी द क्लस्टर्स प्रोड्यूस्ड। कौन सा डेटा पॉइंट किस तरीके से जो दिख रहा है हमें, रिप्रेजेंट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, ये दो क्लस्टर्स हैं अलग अलग, वो कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा ज्यादा सही होगा। तो ऑप्शन 1 देखते हैं। देखो, इसमें मैं कहीं से भी लाइन ड्रॉ करूं इस साइड, व्हाट इज हैपनिंग, चूज द कलर, ब्राउन। ये देखो, मेरा पेन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा पूरा। जैसे मैं कहीं से भी बाइसेक्ट करना चाहूँ, किसी भी डायरेक्शन में कहीं से भी देखो, तो कहीं से डिवाइड नहीं हो रहा है। येलो रीजन भी है और पर्पल वाला रीजन भी है, मतलब दोनों क्लस्टर, ये फर्स्ट क्लस्टर है, ये सेकंड क्लस्टर है, सेकंड क्लस्टर है, ठीक है, पर्पल वाले डेटा पॉइंट्स और ये येलो वाले क्लस्टर 1 के डेटा पॉइंट्स है। तो ये दोनों, मतलब हर सेगमेंट में दोनों क्लस्टर के सेंटर, मतलब दोनों क्लस्टर के डेटा पॉइंट्स लाइक करें, तो ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में। हमें ऐसा ऐसा सेंटर नहीं मिलेगा, ऐसे लीनियरली सेपरेबल लाइंस नहीं मिलेंगे जो कि दोनों क्लस्टर के डेटा पॉइंट्स को सेपरेट ना करे, बल्कि दोनों को रखे। मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर मैं इसे कहीं से भी डिवाइड करना चाहूँ, तो ये दोनों क्लस्टर के डेटा पॉइंट्स को रखेगा अपने सेगमेंट में, अपने पोर्शन में, जितना भी मैं डिवाइड करूंगी। तो ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर रहा है, इस वजह से ये वाला क्लस्टर तो ऑब्वियसली नहीं होगा। मतलब कोई हमें एक ऐसी लाइन इमेजिन करनी है जिससे हम इसे डिवाइड कर सके और ये दो क्लस्टर्स में डिवाइड हो जाए। ऑप्शन 2, दो ही ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन गलत है तो यही ऑप्शन सही होगा। और इसका हम क्लियरली, इट इज विजिबल टू अस कि ये क्यों सही होना चाहिए। ये देखो, ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन से बहुत
अच्छा है, मतलब मैच करता है। ये 2 क्लस्टर है, येलो वाला पॉइंट C1 क्लस्टर है, पर्पल वाला C2 क्लस्टर है। अगर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ, लाइन मेरी थोड़ी-सी टेढ़ी है, बट आप इमेजिन करो, आप देखो, तो आप इसे कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हो। ये C1 क्लस्टर येलो वाले डेटा पॉइंट्स थे और ये C2 क्लस्टर पर्पल वाले डेटा पॉइंट्स थे। तो ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है, इट इज़ लीनियरली सेपरेबल, एंड फॉर दैट रीज़न हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जल्दी से। Assume that the initialization step of k means plus plus. देखो k means plus plus हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्लस्टर्स हम कैसे डिसाइड करते हैं, रैंडम कैसे सिलेक्ट करते हैं, k means में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होता है या नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, अभी हम ये अप्रोच देख लेते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। इसमें बोला है कि हमने स्क्वायर डिस्टेंस निकालना है। द स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द क्लोजेस्ट मीन फॉर 10 डेटा पॉइंट्स x1 to x10 हमारे 10 डेटा पॉइंट्स है, और उसके क्लोजेस्ट डिस्टेंसेस जो हमारे जो क्लोजेस्ट मीन था उससे स्क्वायर डिस्टेंस कैलकुलेट करा गया है। ये ध्यान रखना, कहीं 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 पे हमें स्क्वायर डिस्टेंस मिलेगा, कहीं कहीं पे हमें सिर्फ डिस्टेंस मिलेगा, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। नाउ इट इज आस्किंग विच पॉइंट हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। देखो के मीन्स में हम देखते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू को हम ध्यान देते हैं, उस पर फोकस रहता है, ना कि इनिशियलाइजेशन पे। ऑल दो दोनों में ही इनिशियलाइजेशन होता है, आइट्रेशन होता है, और सारी चीज़ें काफ़ी सिमिलर है। रैंडमली हम क्लस्टर्स असाइन करते हैं, ये भी सेम सेम सा लगता है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि के मीन्स प्लस प्लस में हम प्रोबेबिलिस्टिकली बोल रहे होते हैं, उस अप्रोच को फॉलो करते हैं। और के मीन्स में हम विदाउट प्रोबेबिलिटी, मतलब हम नॉर्मल जो क्लस्टर असाइनमेंट वैलिडेशन ये सारी चीज़ें वो वाली चीज़ों को कंसिडर करते हैं। और ये कह रहा है कि किस डेटा पॉइंट का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब चांस है कि वो नेक्स्ट मीन बने, एंड हाउ मच दैट प्रोबेबिलिटी बी। ये बोल रहा है कि पहले तो आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, और प्रोबेबिलिटी के साथ मुझे ये भी बताओ कि कौन सा डेटा पॉइंट के हाईएस्ट चांस है नेक्स्ट क्लस्टर सेंटर बनने का। आपको पता है ना कि हम बार बार अपडेट करते हैं, हम न्यू सेंटर्स चेक करते हैं, न्यू सेंटर्स हमें मिलते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जैसे पुराना, पहले हमने एक सेंटर देखा, फिर उसमें हमने कुछ अपडेट करा, फिर हमें पता चलता है अरे ये वाले डेटा पॉइंट्स तो C1 से ज़्यादा पास है, अरे ये वाले तो C2 से ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो इस तरीके से हम कंसिडर करते हैं, फिर हम उसे और अब नेक्स्ट आइटरेशन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। फिर जैसे जैसे हम सॉल्व करते हैं हम उतना ही क्लोजेस्ट होते जाते हैं मेन के, उतना ही डिस्टेंस हमारा कम होते जाता है, लेस होते जाता है। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अब इस वाले में देख लेते हैं, 10 डेटा पॉइंट्स है, तो मैं जल्दी से लिख लेती हूँ। x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, और से scroll करना पड़ेगा, x8, x9, सॉरी, जल्दी से मैं लिख लेती हूँ, थोड़ा सा वेट करना। ये देखो, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे डेटा पॉइंट्स x1 to x10 लिख लिए, और ये थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन ये मैं बता देती हूँ कि डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, जो कि हमने क्लोजेस्ट मीन से देखा था। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे, सोचो सोचो, वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, पहले इन सब का सम कर देंगे। इन सब का सम मैंने ऑलरेडी कर लिया था, बट मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेती हूँ, इज इट 644 और नॉट। जरा सा यहाँ पे, हाँ, अब मेरे लिए इजी हो जाएगा।
25 plus 67 plus 89 plus 4 78 90 85 35 देखो 644 है ना। चलो हमने सॉल्व कर लिया था तो हम इसे डायरेक्टली लिख देते हैं 644। ये हमारे 10 डेटा पॉइंट्स हैं राइट। 644 अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, यू ऑल नो गाइस। पी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो 25 बाई 644, 67 बाई 644, ऐसे सो ऑन आप करते जाओ 10 तक, ठीक है। 95 बाई 644 इस तरीके से आप लिखते जाओ, काफ़ी इजी हो जाएगा फिर। देखो मैं स्टार्टिंग के कुछ सॉल्व करती हूँ और ये मतलब मैं ये वाला पोर्शन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप ये खुद चेक कर लेना। वैसे एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है तो मतलब सबको पता ही है कि देखो न्यूमरेटर वाला जितना छोटा पोर्शन होगा ना और हम इतने बड़े नंबर से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली बहुत छोटी हो जाएगी राइट। आपको डिवीजन मेथड अगर क्लियर होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो कि न्यूमरेटर वाला पार्ट ना इसी वाले में 10th डेटा पॉइंट में ही सबसे ज़्यादा है, मतलब 95 न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा बड़ा सिर्फ x10 के लिए 95, बाकी सब में स्मॉलर है, तो ऑब्वियसली 95 वाला जो डेटा पॉइंट होगा उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू बाकी डेटा पॉइंट से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। मैं 3 डेटा पॉइंट्स के लिए सॉल्व कर लेती हूँ, आप बाकी के लिए खुद से सॉल्व करना। 25 divided by 644 we get 0.03, then we have 67 divided by 644, then we will get 0.14, right? Then we have 95 divided by 644. We will get 0.147. Is it correct? Yeah, it's correct. No, it should be correct. 0.147. Is it? So मुझे लगता है मुझे थ्री डेसिमल पॉइंट्स तक देख लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ 0.038 है ये। और सेकेंड वाला है 67 डिवाइडेड बाई 644 राइट, इट विल गेट 0.1040। देखो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे ना, 3 डेसिमल पॉइंट्स तक देखना, 2 डेसिमल में कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि 0.14 यहाँ भी है, 0.14 यहाँ भी है। 3 डेसिमल पॉइंट तक सॉल्व करोगे तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, x10 की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने सॉल्व करी विच इज 0.147। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट चांस किसका है नेक्स्ट क्लस्टर सेंटर सेलेक्ट होने का। अगर हम प्रोबेबिलिटी में देखें तो प्रोबेबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वही नेक्स्ट सेंटर होगा। और अगर हम डेटा पॉइंट्स में देखें तो डेटा पॉइंट्स में हमें देखना होता है फर्स्ट सेंटर की। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि हम अगर हमें फर्स्ट क्लस्टर देखना है तो कहीं ना कहीं 50% तक वो क्लोजेस्ट होता है, फिर हम अपडेट करते हैं तो फिर उसका डिस्टेंस छोटा होते रहता है। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो हम चांस की बात करते हैं कि किसके सबसे ज़्यादा चांस है, तो ऑब्वियसली उसी की सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे जिसकी वैल्यू, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी अकरेंस की, राइट। कि कौन डेटा पॉइंट, कौन सा डेटा पॉइंट है जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी ऑब्वियसली हम उसको सिलेक्ट करने के हमारे लिए चांसेस उतने ही कम होंगे। तो हम सारे डेटा पॉइंट को एनालाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x10 शुड बी सिलेक्टेड जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1475, राइट। यही हमने सॉल्व करा था। अब बाकी x4 ये सब देख लेना, ये तो गलत ही सॉल्व करा है इन्होंने। x4 की वैल्यू 0.24 नहीं आएगी, आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हो। 24 डिवाइडेड बाई 644, देखो 24 644 विल गेट 0.0310, राइट। यहाँ पे मिलेगा x4 की अगर मैं 0.0310 इस तरीके से कुछ मिलेगा। तो इसकी वैल्यू 0.24 तो कहीं से भी नहीं है, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट है। और x4 हम सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। और x10 का प्रोबेबिलिटी 0.1475 है, ना कि 0.95। इस वजह से ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है यहाँ पे भी। अब जल्दी से 8 क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर 7 डेटा पॉइंट्स x1 to x7, ये डेटा पॉइंट्स है। इसमें ये कुछ हमें सैम्पल स्पेस है, मतलब सेट मिला है हमें, जिसमें 0,4 4,0 ऐसे करके कुछ 2 डायमेंशनल 7 डेटा पॉइंट्स दिए गए। अज्यूम दैट वी वांट टू फॉर्म 3 क्लस्टर फ्रॉम दीज पेयर। हमें 3 क्लस्टर बनाने हैं, C1, ये देखो यहाँ पे C1 C2 एंड C3, 3 क्लस्टर बनाने हैं यूजिंग के मीन्स एल्गोरिथम। इट इज नॉट के मीन्स प्लस प्लस, तो मतलब प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट यहाँ पे नहीं होगा। अस्यूम दैट यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस की बात की जाएगी के मीन्स एल्गोरिथम में। यूक्लिडियन डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? यूक्लिडियन डिस्टेंस। Assume that after first iteration, clusters C1, C2, C3 have the following data points. ये सारे data points हमने, इन्होंने बोला है कि हम assume करो कि ये सारे हमने cluster, मतलब data points इस region में, इस वाले cluster की centroid की closest है, या हमने ये classify करा है। Now after second iteration, मतलब second time हमने update करा है, iteration करा, तो उसमें हमें क्या पता चला? नहीं, उसमें हमें find करना है which of the following cluster is the data point, which of the cluster is the data point 2,2 expected to move, मतलब फर्स्ट टाइम हमने ये के मीन्स एल्गोरिथम रन किया जिसमें हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड किया, तो हमें पता चला कि C1 क्लस्टर से ये तीनों डेटा पॉइंट पास थे, फिर C2 से ये वाले डेटा पॉइंट्स पास थे, और C3 से ये वाले। ठीक है, अब हमें बोला गया कि सेकेंड टाइम जब हम ये एल्गोरिथम रन करेंगे के मीन्स वाला सेकेंड आइट्रेशन, तो उसमें ये वाला पॉइंट 2,2, ये वाला 2 डायमेंशनल डेटा पॉइंट किस क्लस्टर में मूव करना चाहिए। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका सिंपल मेथड है कि हमें पहले स्टेप 1, इस क्वेश्चन के लिए स्टेप 1 हमें सॉल्व करना है सेंट्रॉइड फॉर रिस्पेक्टिव क्लस्टर्स, जितने भी क्लस्टर है उसका सेंट्रॉइड फाइंड करो। स्टेप 2, असाइन करो उस क्लस्टर को, असाइन द डेटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर। ठीक है, जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा या जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा, ये लिख देती हूँ। डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा या लेस होगा, ठीक है, मिन या लेस। बाकी कंपेयर करें बाकी डेटा पॉइंट से। फिर स्टेप 3 क्या होगा, उसे हम वो क्लस्टर जो है उस वाले क्लस्टर में मूव कर जाएगा, मतलब वो डेटा पॉइंट न्यू क्लस्टर में मूव कर जाएगा, तो इट विल बिकम आवर न्यू क्लस्टर, है ना। थर्ड पॉइंट में, इस क्वेश्चन के लिए थर्ड स्टेप में हमें मिल जाएगा, मतलब ये पूरा आइट्रेशन, ये जो हम स्टेप्स लिख रहे हैं ना, ये सारा आइट्रेशन है। थर्ड स्टेप में हम उसे एक न्यू क्लस्टर असाइन कर देंगे, राइट। अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेप 1 क्या है, सेंट्रॉइड फाइंड करो। ओ माय गॉड, यहीं पे सेंट्रॉइड फाइंड कर लेती हूँ। C1 के लिए सेंट्रॉइड कैसे होगा, सेंट्रॉइड इज द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट है, जैसे 2 डेटा पॉइंट है 1 2 और 3 4, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को ऐड करो, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से, और जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी जब मैं ये असाइनमेंट सॉल्व कर रही थी, तो मैं भी आपको बताती हूँ। पहले मैं इसे लिख लूँ, पहले 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6, ठीक है। मैंने क्या कर दिया था, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था, मुझे लगा कि सेंट्रॉइड है तो मैं इसका एवरेज पता नहीं कैसे था, मैं 2 लिख रही थी। लेकिन अब आप लोग ये मिस्टेक मत करना कि हर में हम देखते हैं कि सेंट्रॉइड देखना है तो हमें 2 से डिवाइड करना होता है, तो आई मीन ये काफ़ी बेसिक है, बट स्टिल यहाँ पे भी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे हमें 3 से डिवाइड करना है, बिकॉज यहाँ पे 3 डेटा पॉइंट्स है, राइट। तो हमें इसका क्लस्टर मिलेगा, देखो 6 + 4 10, 10 + 2 10 + 2 6, 12, जैसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 4, 4।
तो क्लस्टर 2 के लिए फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, क्लस्टर 2 के लिए और क्लस्टर 3 के लिए। तो मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्टली ऐड कर देती हूँ। 4 4 4/2 मैंने कैसे लिखा ये आपको पता चल जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो 2 2 और यहाँ इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इसका क्या होगा, 5 9 14 + 14 मीन्स 7 7। ये हमने तीनों क्लस्टर के सेंट्रॉइड्स फाइंड कर लिए हैं। और सेकेंड क्लस्टर में 2 से डिवाइड क्यों किया, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स थे, है ना। 2 डिमेंशन के तो थे ही, लेकिन 2 डेटा पॉइंट्स थे। अब हमें देखना है कि ये जो 2 2 ये वाला है, ये डेटा पॉइंट किसकी सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, किस क्लस्टर के। तो ये कैसे पता चलेगा, यूक्लिडियन, यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं C1 से देखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, रूट लूँ या नहीं, मैं सोचती हूँ ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे भी हो जाएगा स्क्वायर से ना, स्क्वायर कर देते हैं हम। तो x2 - x1, ये C1 क्या था मेरा, 4 4, है ना। यहाँ मैं लिख दूँ 4 - 2, 4 - 2, इसका सॉरी सही से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं आएगा। 4 - 2 होल स्क्वायर + 4 - 2 होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 8, है ना। 4 + 4 8। सेकेंड क्लस्टर से फाइंड कर लेते हैं। इसका आएगा 2 - 2 होल स्क्वायर + 2 - 2 होल स्क्वायर, x2 - x1 इस तरीके से कर लेना। इसका आएगा 0। और क्लस्टर 3 से फाइंड करेंगे तो 7 - 2 होल स्क्वायर + 7 - 2 होल स्क्वायर, तो ये आएगा कितना, 7 5 25, 25 + 25 50, राइट। ये मैंने सिर्फ स्क्वायर ही करा है बिकॉज मुझे पता है कि रूट में भी इसकी वैल्यू ही ज़्यादा होगी जिसकी स्क्वायर करने पे ज़्यादा वैल्यू होगी। मतलब मैं इसका प्रॉपर नॉर्म नहीं ले रही हूँ, मैं इसे स्क्वायर फॉर्म में लिख रही हूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर, बिकॉज रूट में भी सेम ही आंसर आएगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसके चांसेस होंगे सबसे ज़्यादा, मतलब उसके चांसेस सिलेक्ट होने के ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये डाउट आ सकता है, कंफ्यूजन आ सकता है कि जब हम के मीन्स प्लस प्लस एल्गोरिदम रन कर रहे थे तो हम जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती थी हम वो वाले डेटा पॉइंट को हमारा क्लस्टर बनाते थे। लेकिन यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका डिस्टेंस किससे सबसे ज़्यादा क्लोज है, बिकॉज वही क्लस्टर किसी सेंट्रॉइड से ज़्यादा क्लोज होगा जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इसके हिसाब से देखो, अगर हम देखें C1 C2 C3, तो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट या कहो कि उसी पे कोइंसाइड कर रहा है, उसी पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, वो है हमारा क्लस्टर C2। और इस वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाता है करेक्ट बाकी अदर ऑप्शन से, राइट। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट एज कम्पेयर टू द अदर 2 क्लस्टर्स। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस सबसे क्लोजेस्ट है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये देखो, ये कुछ है हमारे पास स्टेटमेंट्स। मैंने बोला है कि कौन सा ट्रू है। के मीन्स इज सेंसिटिव टू क्लस्टर सेंटर इनिशियलाइजेशन, इट इज ट्रू। या आप इसका रीजन देख लेना, कर्नल पीसीए में वीक 2 में भी बताया गया था, थोड़ा सा वीक 3 में भी है। तो अगर हम देखो के मीन्स में क्या होता है, हमें क्लस्टर सिलेक्ट करना होता है। के मीन्स प्लस प्लस में भी सिलेक्ट करना होता है रैंडमली, लेकिन हम वहाँ प्रोबेबिलिटी देख रहे होते हैं। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसके चांस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी उसके चांस ऑफ सिलेक्शन घट जाएंगे। लेकिन के मीन्स बिना प्रोबेबिलिटी के रन करता है, तो उसमें थोड़ी सी कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, थोड़े से मतलब क्या कहूँ मैं, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता ये। तो अगर हमारा ये सेंसिटिव भी है बिकॉज अगर हमने एक भी डेटा पॉइंट को दूसरे क्लस्टर के क्लोज असाइन कर दिया तो इट विल इम्पैक्ट द इंटायर डेटा सेट। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो और हमें उसमें क्लस्टर्स फाइंड करने हो कि ये किससे ज़्यादा सिमिलर है या किसके सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो उसमें अगर एक भी जगह वहाँ पे एरर हो गया तो वो हायर डिमेंशन को पूरा मतलब खराब कर सकता है। इस वजह से ये ऑप्शन मतलब ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है कि इट इज सेंसिटिव टू क्लस्टर। अगर हम के मीन्स प्लस प्लस की बात करें, दैट इज ऑल्सो सेंसिटिव, बट एज कम्पेयर टू के मीन्स वो थोड़ा बेटर है, वो हमें अच्छा फिट देता है, गुड फिट देता है, क्योंकि वहाँ पे हम प्रोबेबिलिस्टिकली सॉल्व कर रहे होते हैं।
तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, उस क्लस्टर के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हमने प्रॉपरली उसे कैलकुलेट करा होता है। और सेकेंड स्टेटमेंट देखो, बैड इनिशियलाइजेशन कैन लीड टू पुअर कन्वर्जेंस स्पीड। ये तो हमेशा ही सही है कि अगर हमारा इनिशियलाइजेशन असाइनमेंट स्टेप ही गलत हो तो वो तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंस स्पीड को स्लो कर देगा। ये हमने देखा था लियोइड्स एल्गोरिथम में, आई गेस हमने ये समझा था। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी करेक्ट है और ये ऑप्शन भी सेम इसलिए करेक्ट है क्योंकि देखो, अगर हम किसी चीज़ को इनिशियलाइज ही गलत तरीके से करेंगे या रॉन्ग डेटा पॉइंट को इनिशियलाइज कर देंगे रॉन्ग क्लस्टर के साइड, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं हमें कन्वर्ज भी धीरे होगा, बिकॉज हमने गलत तरीके से असाइन करा। तो इट विल टेक मोर आइट्रेशन, मोर नंबर ऑफ स्टेप्स टू कन्वर्ज। और थर्ड में भी ओवरऑल क्लस्टरिंग भी पुअर हो जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी, उसका भी मतलब श्योरिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये सारे, इनमें से कोई एक क्वेश्चन मतलब MSQ में आया था, क्विज 1 में, आई रिमेम्बर। तो ये ध्यान से देख लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस वजह से ये होगा हमारा ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। इफ द डेटा सेट हैज टू फीचर x1 एंड x2, दो ही फीचर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर k मींस क्लस्टरिंग विद k इक्वल टू 3। अब हमें बोला गया है इफ x1 एंड x2 हैव अ कोरिलेशन ऑफ 1। देखो, कोरिलेशन अगर 0 होगा ना, कोरिलेशन ऑफ a कॉमा b या दो क्लस्टर या में x1 x2 दो फीचर्स है ना, अगर ये 0 होगा तो मतलब इसमें इससे हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। और यहाँ पे ये देखो, ये ऑप्शन नंबर 1 इसलिए करेक्ट है, द क्लस्टर सेंटर विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ये ऑब्वियसली करेक्ट है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो, अगर हम स्ट्रेट लाइन या लीनियरली सेपरेबल की बात करें, डेटा पॉइंट्स को हम कैसे लीनियरली डिवाइड कर सकते हैं, अलग रीजन्स में, वोरोनॉइड रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो अगर उसका कोरिलेशन ही नहीं है, अगर कोरिलेशन 0 हो जाता है, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए कोई कंक्लूजन नहीं डिराइव कर पाएंगे। इस वजह से वो हमें कोई भी गुड फिट, बेस्ट फिट ऑफ लाइन कभी प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके बीच में कोरिलेशन है, कोरिलेशन की मतलब कोरिलेशन हमें पता है कि अगर 1 है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन देगा और ये गुड फिट होगा हमारे क्लस्टर्स को डिवाइड करने के लिए, राइट। तो कोरिलेशन अगर 1 है तो उसका कंक्लूजन होगा कि हाँ, हम एक स्ट्रेट लाइन से इसे लीनियरली सेपरेबल बना सकते हैं। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। इफ एनीथिंग, आपको कुछ भी अगर डाउट लगता है, कुछ भी रहता है आपके दिमाग में, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीक, इन द कमिंग वीक, हम आफ्टर सॉल्विंग ग्रेडेड असाइनमेंट हम जल्दी से क्विज 1 के लिए रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम ज़्यादा थ्योरेटिकली बात करेंगे कि क्लस्टरिंग पे ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे 4-5 क्वेश्चंस हम करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक पढ़ा दूसरा क्वेश्चन। So in that way, it will be more interactive and easy to remember, right? So this was it for today. I hope you understood this assignment. And for any doubts and queries, you can connect us on WhatsApp and comment down your queries below. Thank you.